नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम शुरू करते हैं शिक्षण विधियाँ पार्ट 1 टीचिंग मेथड। यह भी आपके शिक्षा संबंधित भाग में एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं और जब आप KVS वगैरह की परीक्षा देते हैं, सीटेट के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो आपसे शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं जब आपका वाइवा होता है तो। और शिक्षण विधियों के आधार पर ही आपको पढ़ाने के लिए भी कहा जाता है और यह भी आपको कहा जाता है किस विषय में कौन सी विधि किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी, ये सब आपको बताया जाता है। तो आइए जानते हैं हम शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 1, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है, क्यों? ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। बी, इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। सी, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। डी, यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो शिक्षण के संपूर्ण उपागम की जो संस्तुति की जाती है उसका कारण यह है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, उत्तम अधिगम के लिए आवश्यकता है। ऑप्शन ए, शिक्षक व्याख्या तथा अधिगम परीक्षणों की। बी, छात्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की। सी, छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। डी, छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। तो यहाँ पर पूछ रहा है उत्तम अधिगम के लिए आवश्यकता है, तो छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। तो उत्तम अधिगम इसी से प्रस्फुटित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, अनुभव उपागम की। बी, उत्तम लक्ष्य की। सी, विषय वस्तु उपागम की। डी, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता, न्यूनतम मतलब सबसे कमजोर आवश्यकता जिसकी नाम मात्र की आवश्यकता होती है, वो कौन सी आवश्यकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की आवश्यकता बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकता में गिनी जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, अनेक शिक्षाविदों का विचार ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में ऑप्शन ए, खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बी, पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। सी, कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए। डी, छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षाविदों का विचार जो है विवादास्पद विषयों के संदर्भ में, जहाँ विषय विवादास्पद हो जाते हैं तो उसमें अनेक शिक्षाविद अपने जो विचार देते हैं वह है खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। खुले विचार विमर्श का मतलब होता है जिसमें सभी अपने विचार निष्पक्ष रूप से रख सकें। प्रश्न 5, आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, पठन पूर्व तैयारियों पर जोर। बी, अनेकानेक पुस्तकों का प्रयोग। सी, छात्रों द्वारा गठित कहानियों के आधार पर उनके अनुभवों का संगठन। डी, प्रारंभिक पुनर्गठन हेतु वर्णमाला का ज्ञान कराना। इसमें क्या करा है, आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रारंभिक पठन हेतु वर्णमाला का ज्ञान कराना। बिल्कुल सही है। आधुनिक में इन सब का ज्ञान, इस सब का प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें देखा जाए बाकी प्रविधियों को तो पठन के पूर्व तैयारियों पर भी जोर दिया जाता है, अनेकानेक पुस्तकों पर के प्रयोग पर भी जोर दिया जाता है और छात्रों द्वारा गठित कहानियों के आधार पर उनके अनुभवों का भी संगठन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। बी, वह उसे भुलाने का प्रयास करे। सी, त्रुटि करे और भूल जाए। डी, उसके प्रति अनजान बन जाए। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, यदि वो त्रुटि हुई है तो इससे विद्यार्थियों में भी एक भावना विकसित होगी। कोई गलती यदि शिक्षक स्वयं स्वीकार कर रहा है तो हम भी यदि गलती करें तो हम भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। तो इससे विद्यार्थियों में शिक्षक का अनुकरण करके सही मार्ग पे और सही सिद्धांतों को सोचने पर जोर दिया जाएगा।
प्रश्न 7, विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रविधि एवं तकनीकी के, बी उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, सी क्रियाएं तथा प्रोजेक्ट के, डी जिन प्रत्ययों का शिक्षण करना है उनके अनुरूप। यहाँ डी की जगह ए लिख गया है, गलती से छप गया है। डी जिन प्रत्ययों का शिक्षण करना है उनके अनुरूप। तो विद्यालय अध्ययन में इकाई के विश्लेषण के अनुसार जो किया जाना चाहिए वह है ऑप्शन बी उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति के लिए। अध्ययन इकाई का विश्लेषण उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मानसिक व्यायाम की, बी एक परीक्षण की, सी एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, डी शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव जो आवश्यकता होती है वह है एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। अर्थात एक वास्तविक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उसको किसी क्रिया में उत्तम अधिगम प्रविधि में हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए जिससे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हम काम करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विनम्रतापूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर दें, बी सर्वस्वीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर लौट जाएं, उस विवाद पर छात्रों को तैयारी करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें, डी जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समय अवधि को बढ़ा दें। तो यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। आपको मतलब शिक्षक को विनम्रतापूर्वक विवाद का विषय परिवर्तन कर देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। ऑप्शन ए अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकर्षित करने में, बी पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, सी विषय वस्तु के संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, डी छात्रों को तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने में। तो व्याख्यान विधि निम्नलिखित में सबसे अधिक जो लाभकारी होगी तो वह है पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। व्याख्यान विधि अधिकांशतः पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि ही मानी जाती है। प्रश्न 11, आज के तनावपूर्ण जीवन में आप अपना मनोरंजन किस प्रकार करना चाहेंगे। ऑप्शन ए दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, बी खाली समय में खेलेंगे, सी श्रेष्ठ साहित्य पढ़ेंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज के तनावपूर्ण जीवन में अपना मनोरंजन यदि शिक्षक के रूप में आपको करना है तो ऑप्शन सी श्रेष्ठ साहित्य पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 12, प्रयत्नों के फलस्वरूप भी जीवन में सफलता ना मिलने पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए सफलता पाने तक प्रयत्न जारी रखेंगे, बी भाग्य का लिखा हुआ मानकर संतोष कर लेंगे, सी जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे, डी तटस्थ रूप से प्रयत्न करेंगे। तो प्रयत्नों के फलस्वरूप भी यदि जीवन में सफलता ना मिलने पर शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, सफलता पाने तक आपको प्रयत्न जारी रखना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अर्थात शिक्षक को कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। प्रश्न 13, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए पर्याप्त धन संपत्ति, बी बाल बच्चे, सी अच्छा स्वास्थ्य, डी बहुत लोगों से जान पहचान। तो जीवन को सफल बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है निम्नलिखित में से वह है अच्छा स्वास्थ्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, यदि परिश्रम करने के बाद भी आपको वांछनीय फल नहीं मिलता तो आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन ए अपने भाग्य को कोसते हैं, बी आत्महत्या करने की सोचते हैं, सी आप सोचते हैं कि आज के युग में परिश्रम बेकार है, डी परिश्रम करने पर और अधिक बल देते हैं। यदि परिश्रम करने के बाद भी आपको वांछनीय फल नहीं मिलता तो इसके बारे में शिक्षक के रूप में आपको क्या सोचना है, परिश्रम करने पर और अधिक बल देना है जिससे सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, व्यावसायिक उन्नति प्राप्त करने के लिए आप
ऑप्शन ए अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएंगे, बी समय की प्रतीक्षा करेंगे, सी धन का व्यय करेंगे, डी उन्नति की चिंता नहीं करेंगे। व्यावसायिक उन्नति प्राप्त करने के लिए जो आपको करना है वह है ऑप्शन बी, समय की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि शिक्षक के रूप में बाकी आप जो उसमें कार्य दिए गए हैं वो शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देते। प्रश्न 16, व्यक्ति की सफलता के लिए सफलता का आधार आप किसे मानते हैं? ऑप्शन ए परिश्रम को, बी भाग्य को, सी पैसे को, डी राजनीतिक प्रभाव को। तो व्यक्ति की सफलता का जो आधार है वह है परिश्रम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, आपका दूध वाला यदि दूध का गलत मापन करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे सही माप के लिए कहेंगे, बी आप सही माप वाले डिब्बे से ही दूध लेंगे जो आपने बाजार से खरीदा है, सी उसकी शिकायत डेयरी मालिक से करेंगे, डी उससे दूध लेना बंद कर देंगे। यदि आपका दूध वाला आपसे गलत दूध का मापन करता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सही माप वाले डिब्बे से ही दूध लेंगे जो आपने बाजार से खरीदा है, अर्थात अपने सिद्धांतों से आप पीछे नहीं हटेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, प्रोन्नति के बारे में हमारा विचार है कि ऑप्शन ए प्रोन्नति खुशामद से मिलती है, बी प्रोन्नति संयोगवश प्राप्त होती है, सी प्रोन्नति कठिन परिश्रम से मिलती है, डी प्रोन्नति केवल भाग्य से प्राप्त होती है। प्रोन्नति मतलब प्रमोशन। तो प्रमोशन के बारे में हमारा क्या विचार है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोन्नति कठिन परिश्रम से मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 19, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसने पर्याप्त धन प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, बी अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा कर दिया हो, सी पर्याप्त धन तथा संपत्ति अर्जित कर लिया हो, डी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया हो। तो जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 20, एक पाठ्यक्रम निर्माण में जो कि प्रकारात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है उसे अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ऑप्शन ए शैक्षिक दर्शन की, बी समाज एवं समाज के नियमों की, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, डी उपरोक्त सभी की। तो पाठ्यक्रम निर्माण में जो प्रकारात्मक पाठ्यक्रम निर्माण में रुचि लेता है उसकी जो अंतर्दृष्टि होनी चाहिए वो शैक्षिक दर्शन में भी होनी चाहिए, समाज के नियमों की भी होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 21, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में ... केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ना, बी लिखना, सी शब्द संरचना, डी अंक गणित। तो एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में जो केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए वह है ऑप्शन ए पढ़ना। प्रश्न 22, आजकल जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अनेक विषयों को संयोजित करके एक विषय सोशल स्टडीज का निर्माण किया गया है, जिसे हिंदी में सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन ए छात्रों को विशेष स्थानों के बारे में ज्ञान प्रदान करना, बी छात्रों को विभिन्न महत्वपूर्ण तारीखों एवं घटनाक्रमों को रटने पर बल देना, सी छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना, डी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों उनके रहन सहन तथा जीवन का अध्ययन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, छात्रों को वर्तमान विश्व के स्वरूप से अवगत कराना। प्रश्न 23, विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एकमत हैं कि ऑप्शन ए विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक ही सीमित है, बी छात्रों को केवल विषय वस्तु का शिक्षण पर्याप्त नहीं है, सी पाठ्यक्रम के सही पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, डी यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विषय वस्तु से संबंधित अधिकांशतः शिक्षाविद जो एकमत हैं वह यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना गया है तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संकीर्ण विचार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 24, पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा के शिक्षकों द्वारा जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने का व्यापक अनुभव है, बी पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा,
जिसमें सही प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सी, शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति द्वारा। डी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति का पुनर्गठन। तो पाठ्यक्रम योजना निम्नलिखित में से जिसके द्वारा बनाई जानी चाहिए वह है शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 25, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचारों के पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों की रुचियों के अनुक्रम में। बी, आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप। सी, विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर। डी, पाठ्यक्रम निर्माण के संगठन के आधार पर। तो प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचारों पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों श्रृंखला को जो निर्धारित किया जाती है, वर्तमान शिक्षा आप जानते हैं बाल केंद्रित है, तो ऑप्शन ए, छात्रों की रुचियों के अनुक्रम में बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 26, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। ऑप्शन ए, विषय वस्तु की ओर। बी, संपूर्ण विषयों के साधिकार चेष्टा की ओर। सी, सामाजिक विकास की ओर। डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का जो झुकाव होना चाहिए वह बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। बी, छात्रों को विभिन्न सूत्रों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान कराना। सी, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का ज्ञान प्रदान करना। डी, छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सोशल साइंसेज का पर्यायवाची। बी, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव तथा उसके पारस्परिक संबंधों से है। सी, सोशल एजुकेशन एंड सोशल लिविंग शब्द से मिलता जुलता शब्द है। डी, सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। तो वर्तमान समय में सोशल स्टडी शब्द का जो तात्पर्य है, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव तथा उसके पारस्परिक संबंधों से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वोच्च महत्व का है। ऑप्शन ए, मान्यता प्रदान करने वाली एजेंसी का मापदंड। बी, छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ। सी, पारंपरिक विधियाँ। डी, स्थानीय सीमाएं। तो हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च महत्व का जो कारक है वह है पारंपरिक विधियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, देश में वर्तमान में निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन ए, 10+2+3। बी, 10+3+2। सी, 11+1+3। डी, 8+4+3। तो देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो प्रचलित है वह है 10+2+3। 10 मतलब हाई स्कूल, +2 इंटर, +3 मतलब ग्रेजुएशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।